अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक है फूड एंड बेवरेज कैनिंग। जो आपको फूड और ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं कैन के अंदर, तो उनका क्या होता है कि कैन जिस भी मेटल या मटेरियल के बने होते हैं, तो उनका जो है वो मटेरियल अच्छा होना चाहिए कि इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस प्रेशर को बियर कर सके। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में उसको प्रेशर के थ्रू फिल किया जाता है, तो वो प्रेशर को बेयर कर सके, अदरवाइज उसमें डैमेज हो सकता है। कैन के अंदर पैकिंग, उसकी पैकिंग में डैमेज हो सकता है और उसमें से जो है लीकेज वगैरह हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप उसकी जो लाइफ है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने कैन के अंदर कोई ड्रिंक वगैरह है तो उसकी लाइफ को हम कैसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं उसके एक्सपायरी डेट को। तो क्या होता है आपके पास कि जो कैन होता है वो किसी भी अलाई या फिर मेटल का बना होता है, तो सम टाइम ऐसे हो सकता है कि जो ड्रिंक है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन या किसी भी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो मेटल का टेस्ट है वो उसके अंदर आ सकता है, उसका कलर वगैरह ख़राब हो सकता है, तो वो चीज़ तो आपकी ख़राब हो जाती है ना। ठीक है। तो उससे बचने के लिए जो कैन की पैकिंग है या तो वो थोड़ी थिक होनी चाहिए और उसको ऐसा होना चाहिए कि वो जो उसके अंदर ड्रिंक वगैरह है उसके साथ रिएक्ट ना करे। और इसके अलावा आपके पास कुछ ड्रिंक्स की एग्जांपल है, लाइक बियर वगैरह जो होती है वो नॉन क्रोसिव होती है, वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो इस वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक होती है, वो यूज़ हो सकती है। और इसके अलावा इन पॉइंट्स में यही है कि जो कैन पैकिंग है वो कैसे होनी चाहिए। सिंपल सा आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है एलिमेंट मेटल देयर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। अच्छा, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन ये आप लोग 10th में काफ़ी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो अगेन आपके पास वही टॉपिक है, बिल्कुल वही आपके पास एक्सप्लेनेशन है। एक दफ़ा इसको रीड आउट हम लोग कर लेते हैं, वैसे ईजी है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने किया हुआ है पहले। तो जो आपके पास डिफरेंट मेटल्स होती हैं, आपको पता है कि वो आपको सिंपल तरीके से तो नहीं मिल जाती हैं, वो ओर्स वगैरह से आपको सेपरेट करनी पड़ती हैं या किसी भी तरीके से। तो आपके पास कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला होता है माइनिंग एंड इनरिचमेंट, रिडक्शन एंड देन रिफाइनिंग एंड कास्टिंग। तो पहले आपके पास माइनिंग में क्या हो रहा है? सबसे पहला जो माइनिंग का स्टेप है क्रशिंग। माइन में से क्या करते हैं कि ऑब्टेनिंग ओर्स बाय डिगिंग द रॉक्स एंड हिल इज कॉल्ड माइनिंग। और ये जो काम है ये इंजीनियर्स, लेबर और मशीन्स के थ्रू किया जाता है। और फिर पहले सर्वे से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप उस पर जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, उस पर जो लेबर, उस पर जो मशीन्स वगैरह दी जा रही हैं, ऐसे ना हो कि उस वो माइन आपके पास जो भी है वो इतनी यूज़फुल ना हो, उसके अंदर कोई मेटल वगैरह, लेकिन आप उसके ऊपर ज़्यादा लेबर कर दो या फिर उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगा दो। तो पहले देखा जाता है कि हमें क्या चीज़ बेनिफिशियल है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको निकाला जाता है, अदरवाइज उनको ऐसे ही रहने दिया जाता है अगर उस पर बहुत हैवी मशीनरी चाहिए होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे इतनी हैवी मशीनरी है भी नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स वगैरह और जो लार्जर स्टोन होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको क्रश कर दिया जाता है और क्रशर के थ्रू ये काम किया जाता है। ठीक है, ताकि वो रॉक्स वगैरह के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो सारे सेपरेट हो सके। नेक्स्ट आपके पास है हैंड पिकिंग, जगिंग एंड शेकिंग। तो जो पाकिस्तान में हैंड पिकिंग या शेकिंग का जो काम है वो, क्योंकि यहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लेबर सस्ती है, और तो ये जो काम है ये मशीन्स के बजाय लेबर से करवाया जाता है। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में ये काम मशीन्स करती हैं, लेकिन यहाँ पे लेबर करता है। ठीक है। और कुछ डेवलप कंट्री में प्रेशराइज वाटर के थ्रू भी ये काम हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको नाम से पता लग रहा है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी सेपरेशन के लिए उनको एक बेल्ट से गुजारा जाता है जो कि मैग्नेटिक मेटल को सेपरेट कर देती है गैंगू से। और ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली मेटल्स के लिए, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उन मेटल्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है कि कंप्लीट सेपरेशन की जाती है गैंगू से किसी भी मेटल की। और रिडक्शन में कैसे की जाती है सेपरेशन, कि जो भी आप उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो जो मेटल सेपरेट करनी होती है वो आपके पास मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मोल्टन मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड गैंगू, वो मेल्ट हो जाती है तो उसको सॉलिड गैंगू में से हम सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है और ये जो प्रोसेस हो रहा था हाई टेम्परेचर वाले ब्लास्ट फर्नेस में किया जा रहा होता है। और ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर 5 ब्रिक्स की लाइन होती हैं
और इसकी जो हाइट और कैपेसिटी है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, और हॉट गैसेस को इसके अंदर एंटर किया जाता है जो कि क्या करती हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करती हैं जाके 1500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये आयरन और कॉपर मेटलर्जी में यूज़ की जाती है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के जो आपने मेटल सेपरेट कर लिए हैं, अब उनकी रिफाइनिंग कैसे होगी। फर्स्ट आपके पास है ओपन हार्ट प्रोसेस। ओपन हार्ट प्रोसेस में क्या है, अ फायर फर्नेस इज यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल। क्योंकि जब पहले तो मेटल सेपरेट किए हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, और जब हमने प्योर मेटल ऑब्टेन करनी होती है तो उन इम्प्योरिटीज को भी बीच में से निकाला जाता है, ठीक है। तो बर्निंग गैसेज उसके अंदर एंटर की जाती हैं, और एक साइड से बर्निंग गैसेज एंटर की जा रही होती हैं, दूसरी साइड से जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो रिमूव हो रही होती हैं ओपन हार्ट प्रोसेस में। तो इसमें क्या होता है कि मेटल्स जो होती हैं फिर वो मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो बर्निंग गैसेज एंटर की जा रही होती हैं तो मेटल इजीली मेल्ट हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि मोस्टली ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज हो रहा होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली है क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl ट्वाइस एंड बेसिक क्लोराइड CaCl2 डॉट H2O विद सम सेलेक्ट लाइम। जब इनका रिएक्शन होगा तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। तो इसके जो आपके पास एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि ये इफेक्टिव है क्लीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक में आपके पास काफ़ी लिखे हुए हैं कि ये आपके पास क्या क्या करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है ये डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टेलाइजर के तौर पे भी यूज़ होगा घरों में, या फिर जो भी घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, उनको इससे साफ़ किया जा सकता है। और उसके अलावा ये जो पोर्सलिन या ग्लास वेयर जो होते हैं उनका लस्टर वापस लाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि समटाइम ऐसे होता है कि गार्डन्स वगैरह में कुछ आपके पास ऐसे वेड्स आ जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ होता है। जो क्रैक्स और क्रेविसेस होते हैं उनके ज़रिए ये जो है ना आपके पास वो दूसरे अनवांटेड जब आने लग जाते हैं प्लांट्स, तो उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए इसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर में डाल के, ठीक है, और फिर वहाँ पे ये जब किया जाता है स्प्रे तो वो ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। उसके अलावा ये अक्सर आपने सुना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर की जो है स्मॉल अमाउंट वो पूल्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है ताकि उस वाटर को साफ़ किया जा सके, डिसइंफेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, बाथरूम क्लीनर के तौर पे यूज़ होता है, और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हाउस होल्ड्स में, मॉस एंड एल्गी रिमूवर एंड वीड किलर। तो ये सारी अगेन अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आए, वीड किलर भी और हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, और ब्लीचिंग पाउडर इज़ आल्सो यूज इन शुगर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग शुगर केन जूस बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, ये शुगर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है शुगर केन की ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस। अभी आपने ब्लीचिंग पाउडर के देखे हैं एप्लीकेशंस, और अब कमर्शियल यूज है हैलोजेंस के। तो हैलोजेंस में जो आपके पास क्लोरीन है वो चीप इंडस्ट्रियल ऑक्सीडेंट है ब्रोमीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके अलावा आयोडीन जब अल्कोहल में डिजोल्व किया जाता है तो उसकी वजह से क्या बनता है आपके पास टिंक्चर आयोडीन जिसको बोलते हैं। ये अक्सर घरों में भी यूज़ होता है टिंक्चर आयोडीन, किस लिए, जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं या कट्स वगैरह के ऊपर इसको लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोरीन आर यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलियन, और इसके अलावा यूरेनियम 6 फ्लोराइड फॉर द सेपरेशन। अच्छा, यूरेनियम 6 फ्लोराइड में यूरेनियम आपको पता है कि इसके जो दो आइसोटोप्स होते हैं 235 और 238, तो उनकी सेपरेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। और नेक्स्ट आपके पास है fluorine is also used to make a wide range of fluorocarbon compound for use as refrigerator, aerosol, propellants, anesthetics and fire extinguisher fluid. Okay, तो इनके आपके पास कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। इसके अलावा टेट्राफ्लोरो पोली टेट्राफ्लोरो इथीन जो है उसके लिए भी आपके पास यूज हो रहा है, और ये किस नाम से सोल्ड हो रहा है, फ्लोरोटेफ्लोन के नेम से ये नॉर्मली ये आपके पास सोल्ड आउट हो रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है आयोडीन डेफिशिएंसी एंड ग्वाइटर। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। जो आयोडीन है ये ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपने जितना भी लेना होता है स्मॉल अमाउंट में वैसे तो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें फूड के जरिए ही पूरी करनी होती है, क्योंकि बॉडी ये खुद प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि बहुत से एलिमेंट है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है अपनी यूज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है। जब डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ग्वाइटर भी हो सकता है, और ग्वाइटर में आपके पास बेसिकली मेल फंक्शनिंग हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की। अब जब मेल फंक्शनिंग में आपके पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट आपके पास जब हाइपोथायराइडिज्म आएगा तो आपके पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो लेस प्रोडक्शन उनकी हो रही होती है, और हाइपर में क्या होती है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन आपके पास ये थायराइडिज्म में क्या हो रहा होता है कि नॉर्मल केस होता है, आपके पास प्रोडक्शन ना कम हो रही होती है ना ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन फिर भी समटाइम उसकी मेल फंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। उसके बाद आपके पास है फ्लोराइड डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। फ्लोराइड डेफिशिएंसी में आपके पास क्या होगा कि जब आपकी बॉडी को जितना फ्लोराइड चाहिए उसको वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा तो फ्लोराइड डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि जिसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक सकती है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आपको जितना चाहिए बॉडी को, ये ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं जो जितने मतलब लिखा होता है आपको आपकी बॉडी के लिए जितने जरूरी हैं उतने ही होने चाहिए, उससे कम भी नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। दोनों केसेस में आपके पास डेंजरस हो सकते हैं। तो फ्लोराइड पे अगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा जो फ्लोराइड है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह में। और टॉक्सिसिटी क्या होता है, आर्थराइटिस हो सकता है, स्टिफ पेनफुल जॉइंट्स विद और विस्टफुल स्वेलिंग, ठीक है, जॉइंट्स पेन, अस्थमा स्पेशली आफ्टर शॉवरिंग अस्थमा। उसके बाद है पेनफुल बोनी लम्प्स विद टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू बोन्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, बोन्स टू जॉइंट्स, और लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन जो अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पेनफुल बोनी लम्प्स यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्लोराइड डेफिशिएंसी। फ्लोराइड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, फ्लोराइड डेफिशिएंसी होती पहले किस वजह से कि जब आप उसको लेस अमाउंट में ले रहे हैं और इसकी वजह से जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जब आपके पास जो टीथ हैं ये भी तो बोन्स ही हैं, तो इनके लिए भी फ्लोराइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी इनमें भी आपके पास काफ़ी वीकेंड टूथ एनेमल, ठीक है, उसको भी वो वीक कर देते हैं टूथ एनेमल को, यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी मसला हो जाता है। और इसके अलावा फ्लोराइड डेफिशिएंसी कैन लेड टू अ हायर लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग बोन फ्रैक्चर एंड पॉसिबली इवन स्टियोपोराइसिस। हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एरोसोल एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपके पास इनके 2-3 यूजेस और लिखे हुए हैं।